Hello बच्चों, this is OP Gupta, your math mentor on this beautiful channel of yours, Mathematica by OP Gupta. So in today's lecture of class 11th mathematics, we are going to discuss the MCQ test based on the topic probability. ठीक है बच्चों, तो चलिए जरा आगे बढ़ते हैं और आज के MCQ टेस्ट के सॉल्यूशन का डिस्कशन शुरू करते हैं. बट बिफोर दैट आई हैव वन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू शेयर विद ऑल ऑफ यू. लेट मी टेल यू अबाउट दैट इंफॉर्मेशन हियर. Here is one important information for all of you. अगर आप लोगों ने अभी तक मैथ मिशन बुक्स परचेज नहीं की हैं क्लास 11th के लिए, तो आप लोग किस बात का वेट कर रहे हैं? मैथ मिशन बुक विल कंटेन MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस. अपार्ट फ्रॉम दैट, केस स्टडी क्वेश्चंस आर आल्सो गिवन इन द बुक. असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस आर आल्सो गिवन इन द बुक. Moreover, for each and every chapter, detailed theory and examples are also provided in the math mission book. In addition to that, for each and every chapter you are going to get subjective type of questions also along with the answer. But if you need step by step detailed solution for each questions given in the math mission book, then you can buy solution of math mission book of class 11th also. Once you are done with your entire syllabus, then you would like to do the sample papers based on the full syllabus for class 11th mathematics. So here we have CBSE sample papers based on Yodha test series. This book will have 8 fully solved sample papers and 3 unsolved sample papers. The link of a few sample papers in PDF can be seen in the description box of this video also. Now if you are wondering how to buy these books, well, you can see the description box of this video for Amazon and Flipkart link. Moreover, to buy the books at discounted price, you can contact us on the given WhatsApp number. Right? So we are on mission, Math Mission. मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लिया होगा, ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे. मोरओवर, इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर कर देना. ठीक है बच्चों, अब चलते हैं जरा और आज के MCQ टेस्ट के सॉल्यूशन का डिस्कशन शुरू करते हैं. चलिए जरा. So here we have question number 1 of today's test based on the topic probability. तो क्वेश्चन 1 में क्या बोला हुआ है बच्चों? A die is rolled once. Let A be the event that the die shows 6 and B be the event that the die shows an even number. तो आपको करेक्ट ऑप्शन का यहां पता करना है. अब क्योंकि A का मतलब है die shows 6, तो हमने इवेंट A लिखा. इवेंट B का मतलब था the die shows an even number, तो डाई के ऊपर ये आपके इवन नंबर्स आएंगे. ठीक है, आप देख सकते हैं कि अगर हम A इंटरसेक्शन B लेंगे, A इंटरसेक्शन B लेंगे, तो इसमें 6 आएगा, मतलब एक एलिमेंट कॉमन है, तो ये 5 तो नहीं होगा. ठीक है, दिस इज नॉट 5. अगर इनका यूनियन लोगे तो 2, 4, 6 आएगा, मतलब ये भी 5 नहीं होगा. A यूनियन B विल नॉट बी इक्वल टू 5. ठीक है, तो यहां पर क्या दे रखा है? A यूनियन B इक्वल टू 5, मतलब ये तो गलत हो गया. A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5, मतलब ये भी गलत हो गया, ऑप्शन A भी गया. एक कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो A कॉम्प्लीमेंट मतलब 6 को छोड़कर बाकी बचे हुए सभी एलिमेंट लिखने पड़ेंगे. आपने डाई को रोल किया है एक बार, यानी सैंपल स्पेस बनेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 को छोड़ दो, क्या बचा? 1, 2, 3, 4, 5. ये सभी A कॉम्प्लीमेंट के अंदर होंगे, है ना? तो कहने का मतलब ये भी ठीक नहीं हो सकता. दैट मीन्स ऑप्शन C वाला ही ठीक हो सकता है यहां पर, और ये मैं यहां पर ऑलरेडी एक्सप्लेन भी कर चुका हूं. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है बच्चों? सो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B दे रखा है, फिर P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट दे रखा है. आपको इसका प्रोबेबिलिटी लिखना है. ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी लिखने का मतलब दिस इज P ऑफ B माइनस A, है ना? इस चीज को आप लिखेंगे P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B. देखो यहां पर बार है, मैंने डैश लगा दिया, एक ही बात है बेटा. दिस फर्दर कैन बी रिटन लाइक दिस, विच एक्चुअली मीन्स कि P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B. ठीक है, तो हमको ये निकालना है. This is what we have to obtain.
देखते रहना। P ऑफ A यूनियन B क्या होगा? दिस इज P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। ठीक है, इस चीज की वैल्यू निकालनी है, यानी इस चीज की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। यहां पर देख लो, इसे हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ओके, P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट दे रखा है, तो P ऑफ A इजीली निकल जाएगा 1/3। कैसे निकाला? P ऑफ A प्लस P ऑफ A डैश इज 1, बस इसका यूज कर लिया। A डैश मतलब A बार भी लिख सकते हो ना, ठीक है। तो यहां P ऑफ A बार दे रखा था, 1 माइनस P ऑफ A बार करोगे तो P ऑफ A आ जाएगा। ठीक है, हमने निकाल लिया है 1 माइनस 2/3 यानी 1/3। तो इसकी वैल्यू दे रखी है, ये आपको यहां दिख रहा होगा, LHS वाले की वैल्यू 1/2। P ऑफ A वाले को इधर ले आओ, यानी माइनस का 1/3, ये हमने निकाल रखा है P ऑफ A। और ये जो बच गया जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, दिस इज व्हाट वी हैव टू ऑब्टेन हेयर। मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन करके आ चुका हूं ऊपर। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 माइनस 2 यानी 1/6। तो 1/6 यहां पर बेसिकली आंसर होने वाला है, यानी ऑप्शन बी को आप चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 हियर। क्वेश्चन 3 में क्या बोला हुआ है? 7 persons are to be seated in a row. The probability that 2 particular persons sit next to each other is। देखिए, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि 7 persons can be seated in a row in how many ways। तो 7 फैक्टोरियल तरीके से 7 लोगों को बैठाया जा सकता है। अब ये तो आपका टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हो गया, मैं प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट लिख रहा हूं। ठीक है, अब आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। अब इसके बाद हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो यहां पर देखिए आपसे क्या बोला हुआ है, 2 पर्टिकुलर पर्सन्स सिट नेक्स्ट टू ईच अदर। तो मान लेते हैं एक आदमी है P1, दूसरा आदमी है P2, टोटल है 7 पर्सन्स, यानी और कितने बच गए? तो 5 पर्सन्स और बच गए। लेकिन ये जो P1 P2 मैंने लिखा, इनको हमेशा एक साथ ही रखना है आपको। ठीक है, तो ये मैंने बॉक्स बनाया, ऐसे कर दिया इसको मैंने। नाउ इफ यू रिकॉल, ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों ने परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस वाले टॉपिक में किए हुए हैं। परम्यूटेशन वाले टॉपिक में ऐसे क्वेश्चन हुए थे, अगर आपको ध्यान हो तो। ठीक है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ रखना है, तो इसको 1 यूनिट की तरह ट्रीट करेंगे, 1 ऑब्जेक्ट, और ये 5 ऑब्जेक्ट्स। सो एज सच मेरे पास है 6 ऑब्जेक्ट्स। 6 ऑब्जेक्ट्स को हम अरेंज कैसे करते हैं बेटा? तो 6 फैक्टोरियल के तरीके से। लेकिन ये दोनों ऑब्जेक्ट्स भी अरेंज होंगे आपस में। सो 2 ऑब्जेक्ट्स कैन बी मेड टू बी अरेंज्ड इन 2 फैक्टोरियल वेज। तो ये जो न्यूमरेटर में लिखा गया है, ये क्या है? दिस इज टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। ठीक है, और नीचे क्या है? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, मतलब बन गया प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। अब इसको करेंगे हम लोग कैलकुलेट, यानी 2 into 1 यानी 2 फैक्टोरियल हो गया। 6 फैक्टोरियल को एज इट इज रहने दो, क्योंकि 7 फैक्टोरियल को हम ऐसे लिखने वाले हैं। तो ये 6 फैक्टोरियल गया 2/7, यानी ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ठीक हो गया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं और देखते हैं जरा क्वेश्चन 4 में क्या है। सो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। 6 boys and 6 girls, 6 boys and 6 girls sit in a row at a random. The probability that all the girls sit together, पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है। टोटल 12 यहां पर पर्सन्स हैं, 12 बच्चे हैं ऐसे मान लो। So 12 persons can be arranged in this many ways, 12 फैक्टोरियल। लेकिन इसमें हो ये रहा है कि जो 6 गर्ल्स हैं, इनको एक साथ ही बैठना है। तो 6 गर्ल्स को हम एक साथ रखेंगे, इसको 1 यूनिट की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, और यहां पर आपके पास 6 बॉयज भी हैं। ठीक है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ये 6 बॉयज और इनको हम 1 यूनिट मान के चलेंगे, यानी टोटल हो गए ये 7 यूनिट्स, 7 ऑब्जेक्ट्स, 6 ऑब्जेक्ट्स, और इन पूरे को हम 1 ऑब्जेक्ट मानेंगे। तो 7 ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट होता है 7 फैक्टोरियल तरीके से, और इनको हमें एक साथ रखना था, इन सबको हमें एक साथ रखना था, गर्ल्स को।
तो ये जो 6 गर्ल्स हैं ये भी अपनी अरेंजमेंट्स करेंगी आपस में, तो कितने तरीके से करेंगे, तो 6 फैक्टोरियल के तरीके से। अब इसको कर लो कैलकुलेट, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 नहीं लिखूंगा मैं, इंटू 7 फैक्टोरियल। ये 7 फैक्टोरियल वाला भी नहीं लिखा मैंने। नीचे आ जाओ, 12 फैक्टोरियल को देखते हैं। 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल आएगा ना, ऊपर वाले को काट दिया मैंने, जो मैंने लिखा ही नहीं है ना, समझ गए। 7 फैक्टोरियल कहां गया। अब करनी है कैलकुलेशन, तो 6 2 12 यानी ये गया, ठीक है। अब यहां पर 4 2 8 मतलब नीचे 2 आ जाएगा, तो नीचे 2, ओके। अच्छा ऊपर 5 इंटू 3 यानी 15, ओके। 5 इंटू 3 यानी 15, यहां पर हमने 2 छोड़ा हुआ था अभी, तो ये 2 और ये 11 9 और ये 2, ठीक है। अभी 3 पे भी कटेगा, 3 5 जा, ऊपर 5 लिख दो, ठीक है। 3 5 जा तो 11 इंटू 10 और 3 3 जा, मतलब इनको और इनको काटने के लिए बोला मैंने, ओके। अभी 5 से ये कटेगा, तो 5 2 जा, यहां 2 हो जाएगा, इसकी जगह 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4 3 जा 12, ऊपर 1 और नीचे 12 इंटू 11 यानी 132। पूरा कर लेना, मैंने ऐसे लिख दिया है 1/132, यानी ऑप्शन डी को आप चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन डी वाला जो है वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में क्या है, सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला हुआ है, विदाउट रिपीटिशन ऑफ द नंबर्स 4 डिजिट numbers are formed with the numbers 0 2 4 and 5. The probability of such a number divisible by 5. 5 से डिवाइड होने वाले जो नंबर्स होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने होंगे। अब क्योंकि यहां पर 4 डिजिट के नंबर्स की बात कर रहा है, तो हमारे पास डिजिट्स तो 4 ही हैं। यहां पर बॉक्स बनाइए, कितने बॉक्स बनेंगे बच्चों, 4 बॉक्स बनेंगे, ठीक है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस वाले टॉपिक में हमने ऐसे काफी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं आप लोगों के साथ। अगर आप लोगों ने लेक्चर नहीं देखा है पीएनसी का, तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, आपको लेक्चर का डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अब यहां पर बेसिकली इन गिवन डिजिट्स में से हम इस पोजीशन पे 0 को फिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रिपीटिशन नहीं करनी है। एंड दूसरी बात, यहां 0 को फिल करेंगे तो ये नंबर 3 डिजिट का बनेगा, ना कि 4 डिजिट का। और इसका मतलब यह हुआ कि 2 4 या 5 में से कोई सा भी यहां फिल कर सकते हो। अब जो भी डिजिट यहां पर फिल किया गया है वो आगे फिल नहीं होगा, मतलब एक चॉइस तो कम हो गई, बट 0 वाली चॉइस यहां पर बढ़ जाएगी, यानी एक चॉइस का इंक्रीमेंट भी होगा, मतलब एक कम हुआ और एक एड ऑन हो गया। तो यहां पर भी 3 तरीके से फिलिंग हो सकती है, यहां पर 2 वेज से फिलिंग होगी और यहां पर एक तरीके से ही फिलिंग हो सकती है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम यानी 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 3 3 9 दूनी 18। तो प्रोबेबिलिटी लिखने के लिए डिनोमिनेटर का काम तो हो गया, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 18। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम ये रहे, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अब निकालने जा रहे हैं। इसके लिए मुझे पता करना पड़ेगा कि कितने नंबर्स 5 से डिवाइड होने वाले हैं इन सभी में से। अब ये कैसे पता करेंगे, देखिए कोई भी नंबर अगर 5 से डिवाइड होगा ना, अब जैसे ये 4 डिजिट का है तो पहले तो 4 बॉक्स बना लो। अब कोई भी नंबर अगर 5 से डिवाइड होगा तो उसके यूनिट प्लेस पे 0 हो सकता है या 5 हो सकता है। तो हमारे पास 0 भी है और 5 भी है, यहां देख लो अवेलेबिलिटी ऑफ डिजिट्स में। तो सबसे पहले यहां 0 को फिक्स कर देंगे। दूसरा केस बनेगा जब आप यूनिट प्लेस पे 5 को फिक्स कर देंगे, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, सबसे पहले इस केस को डिस्कस करते हैं। 0 को तो फिक्स कर ही दिया, मतलब कितने डिजिट्स बच गए, 2 4 एंड 5 यानी 3 डिजिट बचे। यहां पर फिलिंग करोगे 3 तरीके से, यहां पर फिलिंग 2 तरीके से, यहां पर फिलिंग 1 तरीके से। सो 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 6 नंबर्स बन सकते हैं जिसमें यूनिट प्लेस पे 0 हो, ठीक है। अब अगर यहां पर आपने 5 को फिक्स किया है, अब इसका मतलब और कहीं पर 5 तो आएगा नहीं, बट यहां पर 0 भी नहीं आ सकता। तो 5 भी गया, 0 भी गया, मतलब 2 चॉइस हट गई। तो 2 या 4 में से ही कोई यहां पर फिल होगा, यानी यहां पर 2 तरीके से फिलिंग हो सकती है।
अगली पोजीशन के लिए 0 अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन जो यहां फिल हो रखा है वो फिल नहीं हो सकता, यानी यहां पर फिर से 2 वेज रहेंगे और यहां पर फिर 1 वे। सो 2 इंटू 2 इंटू 1, दैट मीन्स ये बन जाएगा 4। अब इन दोनों को ऐड करो, 6 प्लस 4 यानी 10, तो ये आपका टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आएगा 10/18, यानी 2 5 जा 2 9 जा 5/9। ऑप्शन डी को आप चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में क्या है? तो नाउ यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 6 हियर। इसमें क्या बोला हुआ है? अ सिंगल लेटर इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम दिस वर्ड प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ वोवल। तो यहां पर टोटल कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, डिनोमिनेटर में आएगा 11। ठीक है, अब इनमें वोवल कौन से हैं? वोवल क्या होते हैं बेटा? ए ई आई ओ यू। अब जरा ढूंढो यहां पर, इनमें से कोई अगर अवेलेबल है तो। एक वोवल, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी 4 वोवल हैं। तो ये फेवरेबल आउटकम्स और ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 4/11, ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ठीक हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? So here we have question number 7 for all of you. The probability that at least one of the events A and B occurs is 0.6. कम से कम इन दोनों में से कोई एक होगा। That means you are given with this. ठीक है, कम से कम इन दोनों में से कोई एक होगा, यानी ए होगा या बी होगा या दोनों हो सकते हैं, एटलीस्ट बोला हुआ है। ठीक है, if A and B occur simultaneously with the probability 0.2, that means P of A intersection B भी दे रखा है 0.2। आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई है। जो फॉर्मूला मैं यूज करूंगा ये आज की क्लास में पहले भी यूज हो रखा है। दिस इज गिवन एज P of A प्लस P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन B। ध्यान से सुनना, इसकी वैल्यू आपके पास है, दैट इज 0.6। इसकी वैल्यू भी आपके पास है, पुट करो और साइड चेंज करो, तो प्लस का 0.2। नाउ दैट इज इक्वल टू P of A प्लस P of B। P of A को लिखो 1 माइनस P of A बार, लिख सकते हैं, लिख दिया। ऐसे ही P of B को भी लिखो 1 माइनस P of B बार। ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि आपसे इन्हीं की तो वैल्यू पूछ रखी है, देख लो, समझे? ये बनेगा 0.8। इसको उधर ले जाएंगे, ये नेगेटिव का P of A बार और ये नेगेटिव का P of B बार, दोनों को इधर ले आओ, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। P of A डैश लिख लेता हूं मैं और ये P of B डैश। यहां पर ये 1 और ये 1 2, और ये दोनों मिलकर क्या बन रहे थे याद है? 0.8। तो साइड चेंज कर दिया है मैंने। ठीक है, 2 में से 0.8 को सब्ट्रैक्ट करोगे 1.2 आएगा, तो 1.2 आएगा, यानी ऑप्शन सी यहां पर ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी सही हो गया, ध्यान से देखिए। ओके, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में क्या है बच्चों? ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए बेटा। इफ x and y are two events, the probability that at least one of them occurs, at least one of them occurs, यानी इसकी बात पूछी गई है आपसे, इवेंट्स x और y की बात हो रही है, तो ये किसके इक्वल होगा? फॉर्मूला तो यार आज की क्लास में 2 बार मेरे ख्याल में तो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। तो बेसिकली ये किस ऑप्शन में है? आपसे पूछा ये है, तो ये इसके इक्वल होगा, तो ये किस ऑप्शन में है देख लो। ऑप्शन बी में यही दे रखा है, यानी क्वेश्चन 8 का ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। ओके, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में क्या बोला है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे बोला हुआ है द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट ए इज 0.5, यानी P ऑफ ए दे दिया, एंड दैट ऑफ B इज 0.3, यानी P ऑफ B भी दे रखा है,
इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स यानी डिसजॉइंट इवेंट्स हैं तो अच्छी बात है। इनका इंटरसेक्शन लेंगे ना, ए और बी का इंटरसेक्शन, तो 5 आएगा, मतलब उसका प्रोबेबिलिटी 0 आएगा। ओके, तो प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर ए नॉर बी, ना तो ए ना ही बी, ना तो ए ना ही बी, आपसे ये पूछा हुआ है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। बेसिकली ध्यान से देखना, दिस कैन बी रिटन एज दिस, और ये हमने सेट वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। क्या बोलते थे इसको, अगर आपको याद हो तो बताना। और एक और भी होता है ऐसा ही, बस यहां पर ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट होता है। तो फिर यहां पर क्या होगा वो तुम सोच के बताना, मुझे कमेंट करना। ठीक है, और इसका नाम भी पूछा है मैंने, कौन सा लॉ है ये। एनीवे, तो आपसे ये पूछा हुआ है। ओके, तो इसको निकालेंगे हम ऐसे, 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। अब देखना ध्यान से, ये पी ऑफ ए यूनियन बी क्या बनेगा बच्चों, तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, बाकी सब आपके क्वेश्चन में गिवन था, यानी 1 माइनस 0.5 और ये 0.3, यानी ये तो हो जाएगा 0.8। डायरेक्टली मैंने ऐड करके लिख दिया ना, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, और ये तो आपका 0 है ही, तो 1 माइनस 0.8 यानी 0.2 आएगा ये। अब 0.2 ऑप्शन ए में आप चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है बच्चों, सो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या बोला हुआ है, लेट ए एंड बी बी टू इवेंट्स सच दैट पी ऑफ ए दे रखा है, पी ऑफ ए यूनियन बी दे रखा है, और ये भी दे रखा है आपको पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। तो आपसे पी ऑफ बी की वैल्यू पूछी गई है। अब जो फॉर्मूला यहां पर लगने वाला है वो ये वाला फॉर्मूला, आज की क्लास में पहले भी मल्टीपल टाइम्स हम इसे यूज कर चुके हैं। ठीक है, अब जो वैल्यूज पता है आप उनको यहां पर पुट कर दो। तो ये तो 0.8 है, फिर पी ऑफ ए दे रखा है 0.3, यहां पर पुट करोगे और साइड भी चेंज करोगे, तो मैंने पहले ही चेंज कर दिया। यहां पर ये पी ऑफ बी है, ठीक है, और इसकी जगह पे इसे हम यूज करने वाले हैं, यानी पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। ठीक है, अब इस पूरे में से आप पी ऑफ बी कॉमन ले सकते हैं, अंदर रहेगा 1 माइनस पी ऑफ ए, और पी ऑफ ए 0.3 है। डायरेक्टली यूज कर रहा हूं कुछ चीजें, ये बनेगा 0.5, पी ऑफ बी निकालना है, याद रखना। ठीक है, अपॉन ये क्या बनेगा 1 माइनस 0.3 यानी 0.7, उसको उठा के इसके नीचे ले आओ, बस आपका काम हो गया। तो ये आपका फाइनली क्या बनेगा 5/7 बनेगा, चेक करके देख लो, दिस इज पी ऑफ बी। ठीक है बेटा, तो 5/7 यहां पर है, यानी ऑप्शन डी ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 में बोला हुआ है, अ चार्टेड अकाउंटेंट अप्लाइड फॉर अ जॉब इन 2 फॉर्म्स X and Y. He estimated that the probability of his being selected in the form X is 7/10 or being rejected in Y is 5/10. The probability that he will be selected in both the forms is 4/10. The probability that he will be selected in at least one of the forms. ठीक है, तो बेसिकली आपसे पूछा हुआ है ये, तो ये बनेगा P of X प्लस P of Y माइनस P of X इंटरसेक्शन Y। कुछ वैल्यूज डायरेक्टली गिवन है, फॉर्म X में सिलेक्शन यानी 7/10, फिर फॉर्म Y में सिलेक्शन नहीं है, रिजेक्शन है। बेसिकली आपको दे रखा है P of Y डैश, तो यहां से P of Y कैसे निकलेगा, 1 माइनस P of Y डैश कर दो, तो 1 माइनस 5/10 कर दो, तो 5/10 ही तो आएगा, समझे कि नहीं। तो यहां पुट कर दो, ये बन गया 5/10, और सिलेक्शन इन बोथ द फॉर्म इज 4/10, तो 7 5 12 में से 4 गए, यानी 8/10,
8/10 यानी 4/5, यानी ऑप्शन ए ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 इज करेक्ट। 8/10 कैंसिल करके देख लो ना, 4/5 ही तो आएगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 इज हेयर फॉर ऑल ऑफ यू। इसमें क्या करना है बच्चों, 3 unbiased coins are tossed. The probability of getting at least 2 tails is found to be p. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग सैंपल स्पेस लिखने वाले हैं, क्योंकि 3 coins have been tossed, यानी टोटल यहां पर पॉसिबल आउटकम 2 की पावर 3 यानी 8 बनेंगे। तो लिखते हैं जरा, ऑल हेड्स HST यानी 2 हेड और 1 टेल। अब ये ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। HTT यानी 1 हेड और 2 टेल, ठीक है। एंड नाउ दिस कैन बी THT ऑल्सो या TTH ऑल्सो, ठीक है। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी यहां पर 2 टेल वाले के लिए, ठीक है। फिर अब तीनों टेल आप काउंट करके देखो, ये टोटल 8 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 3 8, ठीक है। 8 पॉसिबल आउटकम्स यहां पर दिख रहे हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 2 टेल्स, कम से कम 2 टेल्स, 1 2 3 4, यानी 4 फेवरेबल आउटकम्स एंड टोटल आउटकम्स हैं 8। ये बनेगा 1/2 और ये प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में दे रखी है p के इक्वल, यहां देख लो, ठीक है। आपसे वैल्यू पूछी है 2p की, तो 1/2 इज इक्वल टू p, क्रॉस मल्टीप्लाई करना बच्चों, तो 1 विल बी इक्वल टू 2p। 2p ही पूछा गया है, यानी ऑप्शन बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है बच्चों, हियर यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 13, फ्रॉम 4 रेड बॉल्स 2 व्हाइट बॉल्स एंड 4 ब्लैक बॉल्स, टोटल बॉल कितने हुए, 4 2 6 4 10, सो 10 तो टोटल बॉल हो गए, ठीक है। 4 balls are selected, आपको 4 बॉल निकालनी है। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 रेड बॉल्स, 2 लाल बॉल की बात कर रहा है, तो 4 में से 2 आप निकालोगे, ये कोई 4 लाल बॉल हैं, ठीक है। और बचे हुए 6 नॉन रेड बॉल्स में से भी आपको 2 बॉल्स निकालनी पड़ेंगी, क्योंकि टोटल 4 बॉल्स निकालनी है। मैंने क्या बोला, मैंने कहा 4 रेड बॉल, ये व्हाइट और ये ब्लैक दोनों को मिला के, यानी 2 + 4 दोनों को मिला के मैं 6 नॉन रेड बोल रहा हूं, समझे। तो हमें टोटल 4 बॉल निकालनी है, लेकिन उनमें से 2 लाल होनी चाहिए, तो 2 लाल इसमें से आएंगे और फिर 2 बॉल और निकालनी ही पड़ेंगी, क्योंकि टोटल 4 निकालनी है, तो 2 इसमें से लेनी पड़ेंगी, 2 बॉल्स 6 नॉन रेड में से लेनी पड़ेंगी, ठीक है। अब टोटल यहां पर 10 हैं, तो 10 में से 4 बॉल आपको निकालनी थी, तो ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम और ये फेवरेबल आउटकम्स। अब जरा इसको हम कैलकुलेट करेंगे, 4c2 यानी 4 × 3/2 यानी 6 आ जाएगा, और 6 × 5 30/2 यानी 15 आएगा ये, और 10c4 10c4 यानी 10 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में 4 टाइम्स लिख लेंगे, और 4 का फैक्टोरियल। अब यहां पर क्या होगा बेटा, 4 2 जा यानी 8 तो गया, 3 से ये भी कैंसिल होकर 3 बचेगा। इसके बाद 7 × 3 यानी 21 × 10 यानी 210। ऊपर क्या बन रहा है, 15 6 जा 90, नीचे आपका ये है, सो 9/21 9/21 कैंसिल होगा, 3 3 जा 9 एंड 3 7 जा 21, 3/7 ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 13 के लिए ठीक हो जाएगा। ध्यान से देखो मैंने क्या एक्सप्लेन किया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बच्चों। हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या है, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ क्वाइन एंड देन थ्रोइंग इट सेकेंड टाइम। इफ अ हेड अकर्स, इफ अ टेल अकर्स ऑन द फर्स्ट टॉस, then a die is rolled once, then the number of sample points in the sample space of this experiment। आपको यहां पर सैंपल स्पेस लिखना है, उसके बाद सैंपल पॉइंट्स पता करने हैं, ठीक है। तो हो ये रहा है
आपने क्वाइन को टॉस किया और इसको फिर से टॉस करेंगे अगर हेड आएगा तो पहली बार में हेड आया तो क्वाइन को फिर से आपने टॉस किया, फिर से हेड आ गया, कोई बात नहीं। पहली बार में टॉस किया, हेड आया, तो फिर से क्वाइन को टॉस किया, टेल आ गया। फिर से क्या होगा, सेकंड टॉस में क्या होगा, उसके बाद क्या करना है इसके बारे में जिक्र नहीं है। पहली बार में हेड आएगा तो क्वाइन को फिर से टॉस करना है, बस इतना जिक्र है। लेकिन अगर पहली बार में टेल आया, इफ अ टेल अकर्स ऑन द फर्स्ट टॉस, तो फिर डाई को रोल करना है एक बार। तो पहली बार में टेल आया, डाई पे गए तो 1 आ गया, टेल डाई पे गए तो 2 आया, टेल डाई पे गए तो 3 आया। तो ऐसे आपको ये आउटकम्स मिल रहे होंगे, बस एक्सपेरिमेंट खत्म। डाई पे क्या आएगा उसके बाद क्या करना है इसका कोई जिक्र ही नहीं है। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं, ये तो 6 हो जाएंगे, T1 से लेकर T6 तक 7 8, यानी नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, यही पूछा है आपसे क्वेश्चन में। इन S विल बी इक्वल टू 8 यानी ऑप्शन बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 14 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 में क्या है, तो यहां पर क्या बोला हुआ है बच्चों, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्रॉन कार्ड टू बी अ क्वीन। अब क्वीन कितनी होती है, तो 4 क्वीन होती है बेटा, तो 4 क्वीन में से एक क्वीन निकालो एंड टोटल 52 कार्ड में से एक कार्ड निकालो, यानी 4 आउट ऑफ 52, मतलब ये हो जाएगा 1/13, 1/13 यानी ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए ठीक हो जाएगा। ध्यान से देख लो, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है बच्चों, इसमें कह रहा है अ बैग कंटेन्स 6 व्हाइट मार्बल्स, 2 लाल हैं और 3 ब्लू हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ नॉन व्हाइट मार्बल फ्रॉम द बैग। व्हाइट तो 6 हैं और इन सबको मिला के नॉन व्हाइट बोल दो, तो नॉन व्हाइट आपके हो जाएंगे 2 + 3 यानी 5 नॉन व्हाइट। ठीक है बच्चों, टोटल 11 हो जाएंगे, 6 5 11 मार्बल, तो 11 में से 1, और क्योंकि नॉन व्हाइट है मतलब 5 में से 1, तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई 5/11। ऑप्शन सी को चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन सी ठीक हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ेंगे और असर्शन एंड रीजन टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक। सो लेट्स मूव अहेड। सो हियर वी हैव क्वेश्चंस बेस्ड ऑन असर्शन एंड रीजन टाइप। यहां पर हमें किस तरीके से ऑप्शंस को सिलेक्ट करना होता है बेटा, ऑप्शन ए विल बी टेकन एज द करेक्ट आंसर व्हेन बोथ असर्शन एंड रीजन विल बी ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑप्शन बी को हम सही मार्क करेंगे अगर असर्शन एंड रीजन दोनों सही होंगे एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑप्शन सी को हम करेक्ट मार्क करेंगे अगर असर्शन ट्रू होगा बट रीजन फॉल्स होगा। ऑप्शन डी को हम करेक्ट मार्क करेंगे अगर असर्शन फॉल्स होगा बट रीजन ट्रू होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 17 में क्या बोला हुआ है, the probability that a person visiting a zoo will see tigers is 0.72, the probability that he will see the elephants is 0.84 and the probability that he will see both is 0.52। अब ये ट्रू है या फॉल्स है ये हमको देखना होगा, यहां पर ध्यान से देखना। अगर मैं यहां पर टाइगर को देखने की प्रोबेबिलिटी 0.72 P ऑफ T से रिप्रेजेंट कर दूं, ऐसे ही एलिफेंट के लिए P ऑफ E ले लेते हैं, इवेंट E हो जाएगा, एलिफेंट के लिए T हो जाएगा टाइगर के लिए, तो ये 0.84 दे रखा है। इसके बाद दोनों को देखने की प्रोबेबिलिटी भी दे रखी है, मतलब T इंटरसेक्शन E भी दे रखा है विच इज 0.52, मैंने 0.52 लिख दिया है। ठीक है, अब बेसिकली ये असर्शन का स्टेटमेंट सही है या नहीं, मतलब ट्रू है कि फॉल्स है, देखते हैं जरा। यहां पर अगर मैं P ऑफ T यूनियन E निकालूंगा तो P ऑफ T यानी 0.72 प्लस P ऑफ E यानी 0.84 माइनस P ऑफ T इंटरसेक्शन E यानी 0.52। जरा देखते हैं क्या बनेगा ये। अब यहां पर 0.72 माइनस 0.52 का मतलब तो हो गया 0.20
और ये 0.84 तो यहाँ पर पहले से ही है, तो इनको आप ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 1.04। एक बार ध्यान से देखिए, ठीक है। अब 1.04 मतलब प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 से बड़ी हो गई, और ऐसा पॉसिबल नहीं होता। मतलब प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 या 1 से छोटा होता है, 0 या 0 से बड़ा होता है, समझे। यानी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो होती है वो इस इंटरवल में होती है बेटा। तो यहां पर बेसिकली गड़बड़ हो गया, 1 से बड़ा हो गया, यानी असर्शन का जो स्टेटमेंट है ना ये तो पक्का गलत है। अब अगर असर्शन फॉल्स हो गया तो यहां पर ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा, समझे। लेकिन फिलहाल यहां पर रीजन को भी एक्सप्लेन करते हैं आपके लिए। इसमें क्या होगा, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट सच दैट P ऑफ ए दे रखा है, P ऑफ बी दे रखा है, P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ दिस इज। अब ध्यान से सुनना, इसका मतलब है P ऑफ ए माइनस बी, जिसका मतलब है P ऑफ ए माइनस P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्या हमारे क्वेश्चन में P ऑफ ए की वैल्यू थी? तो यस 0.3, जिसमें से माइनस करना है ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी, ये दे रखा है 0.1। तो ये जब सॉल्व करोगे तो 0.2 ही आएगा, और यही यहां पर बोला गया है। मतलब रीजन का स्टेटमेंट तो ट्रू हो गया। वैसे भी अगर असर्शन फॉल्स है तो रीजन को ट्रू होना ही था। ऑप्शन डी को मैं पहले ही करेक्ट आंसर के रूप में यहां पर डिक्लेयर कर चुका हूं। अब आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 18। इसमें बोला हुआ है इफ अ कॉइन इज टॉस्ड रिपीटेडली अंटिल अ टेल कम्स अप देन द सैंपल स्पेस कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस एक्सपेरिमेंट इज। तो पहली बार में ही टेल आ गया तो ठीक है, वरना HT ठीक है, फिर HHT ठीक है, ट्रिपल HT ठीक है। मतलब ये ठीक है, कहने का मतलब असर्शन वाला जो स्टेटमेंट है वो सही है। जो भी एक्सपेरिमेंट यहां पर दिया हुआ है उसका सैंपल स्पेस आपसे पूछा गया था, तो सही लिखा हुआ है यहां पर, सैंपल स्पेस असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन में क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0, ये भी सही है। मतलब रीजन भी सही है, तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। दैट मींस ऑप्शन बी विल बी टेकन एज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है बेटा, लेट ई बी द इवेंट करस्पॉन्डिंग टू अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, देन P ऑफ E इस इंटरवल में होगा। यही चीज क्वेश्चन नंबर 17 में मैं डिस्कस कर रहा था कि जो प्रोबेबिलिटी होता है उसकी वैल्यू इस इंटरवल में आती है हमेशा 1 के इक्वल या 1 से छोटा, बट 0 के इक्वल या 0 से बड़ा, यानी ये वाला इंटरवल बनेगा। तो वही लिखा हुआ है, दैट मीन्स दिस इज ट्रू, असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन में क्या है, फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स E एंड F we must have this condition। well अगर events mutually exclusive हैं then we must have this condition, we must have this condition, समझे। और यहां पर क्या दे रखा है आपको दिख ही रहा होगा, नॉट इक्वल टू 5 बोला हुआ है। दैट मीन्स रीजन वाला स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया, असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, यानी ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 19 के लिए ठीक हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, विच विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज टेस्ट। So let me take you to question number 20. So now we have question number 20। इसमें क्या बोला हुआ है, the probability of drawing a king card of red color। अब king card of red color मतलब 2 कार्ड होंगे यहां पर। From a pack of 52 playing cards is 1/26। तो 2 में से 1 कार्ड निकलेगा एंड टोटल 52 में से 1 निकलेगा। 2/52 which is actually 1/26 means the statement given in assertion is absolutely true। यही बोला हुआ है ना यहां पर, देख लो आप। ठीक है, रीजन को देखते हैं। let E be an event associated with a random experiment then P of E plus P of E complement is equal to 1। ये भी ठीक है, means रीजन भी सही है। so यहां पर क्या बना बेटा, both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion, so therefore option B will be taken as the correct answer for question number 20।
ठीक है बच्चों, हियर इज वन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आप लोगों ने अभी तक मैथ मिशन बुक्स परचेज नहीं की हैं क्लास 11th के लिए, तो आप लोग किस बात का वेट कर रहे हैं? मैथ मिशन बुक विल कंटेन MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस. अपार्ट फ्रॉम दैट, केस स्टडी क्वेश्चंस आर आल्सो गिवन इन द बुक. assertion reason type questions are also given in the book. Moreover, for each and every chapter, detailed theory and examples are also provided in the math mission book. In addition to that, for each and every chapter you are going to get subjective type of questions also along with the answer. But if you need step by step detailed solution for each questions given in the math mission book, then you can buy solution of math mission book of class 11th also. Once you are done with your entire syllabus, then you would like to do the sample papers based on the full syllabus for class 11th mathematics. So here we have CBSE sample papers based on Yogya test series. This book will have 8 fully solved sample papers and 3 unsolved sample papers. The link of a few sample papers in PDF can be seen in the description box of this video also. Now if you are wondering how to buy these books, well, you can see the description box of this video for Amazon and Flipkart link. Moreover, to buy the books at discounted price, you can contact us on the given WhatsApp number. Right? So we are on mission, Math Mission. आई होप आप लोगों को पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देर किस बात की, फटाफट इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर कर दो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।